हिंदी साहित्य की परंपरा में राम नरेश त्रिपाठी जी सच में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इनकी कविताएं ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। इनका जन्म 1889 में होता है और 1963 में त्रिपाठी जी का इंतकाल हो जाता है। सुल्तानपुर के किसान जीवन में पैदा होते हैं। असहयोग आंदोलन में जेल भी गए थे। कश्मीर यात्रा से देश भ्रमण करते रहे, प्रकृति को देखते रहे, गांधीवादी विचारों से प्रभावित रहे, प्रकृति के प्रति एक सौम्य भाट रहा। श्रीधर पाठक की रचनाओं का आभास इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। मैंने कहा ना कि गांधी का इन्फ्लुएंस कितना था उस दौर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश में, कि गांधी से प्रभावित होकर के हजारों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, अपने अधिकार छोड़ दिए और लोगों के लिए काम करने लगे। ये होता है एक बड़ा नायक, एक बड़ा आभा मंडल। भले ही आप कुछ भी बोलिए, लेकिन एक एक उस बात में एक बात थी कि आपसे प्रभावित होकर के अगर हजारों लोग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ना। उस आभा मंडल को, उसकी कल्पना कीजिए आप। तो रामनरेश त्रिपाठी जी भी कुछ ऐसे रचनाकार थे। त्रिपाठी जी ने अच्छी कविताएं लिखी। क्या कहते त्रिपाठी जी कि सर्वोपरि उन्नतम की ली लक्षित अचल ऊंचाई, हुई निविड़ तुम में प्रभात वेली की आशा, कहीं शब्द से छू न जाए हर घड़ी उन्हें यह डर था, है ना। उनके 3 काव्यखंड मिलन 1917, पथिक 20 और स्वप्न 1939 में देशभक्ति का जो स्वर मुखरित हुआ था वो बहुत प्रभावशाली बन पड़ा है। देखिए, मैंने कहा ना कि उस इतिहास के उस दौर को याद कीजिए कि जब भारत गुलाम हुआ करता था और सारे लोग उस गुलामी से लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, अपना सेक्रीफाई कर रहे थे। खुद देखिए, त्रिपाठी जी खुद जेल गए। तो उस दौर में सिर्फ राजनेता ही नहीं, साहित्यकार भी जेल गए थे। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये योगदान कोई कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं था और उस सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं था। आज जिस आज़ादी के बारे में हम सोच के अपने आप को समझते हैं कि हमारे लिए क्या किया उन लोगों ने, हम ऐसे कह देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, उसके लिए, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। और जब कोई चीज़ आपको ग्रांट फॉर मिल जाती है ना, ऐसे मुफ्त में मिलती है ना, तो आदमी उसकी कीमत कभी समझता नहीं है। लेकिन जब आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना, तो पता चलता है कि कीमत क्या होती है। ऑक्सीजन प्रकृति हमें मुफ्त में देती है, इसलिए हम कभी समझते नहीं। लेकिन बाजार में से एक बिस्किट का पैकेट भी लेकर लेने जाते हैं ना, तो पैसा देते हैं तो हमें लगता है कि पैसा देना पड़ रहा है। तो आज जिन मूल्यों की हम बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जो हम संविधान की बात करते हैं, और जिन लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी ज़िंदगी फांसी पे झूल गए, जेलों में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अंदर पागल हो गए, भूखे हो गए, मर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उन्हें आज़ादी से प्यार था, आज़ादी से मोहब्बत थी। तो पथिक भी कुछ ऐसे ही हैं। और हमें इस लोकतांत्रिक सिस्टम का, हमें इस आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। हमें उन लोगों के प्रति सच में ऋणी होना चाहिए और हमें जितनी ईमानदारी और जितनी निष्ठा से हम अपने मुल्क के लिए काम कर सकते करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास वोट का अधिकार है, हमारे पास तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार हैं, तमाम चीज़ें हैं, पढ़ने का अधिकार है, हम कहीं भी देश में घूम सकते हैं, हमारे पास तमाम चीज़ें, हमारे पास तमाम रास्ते हैं, और हमें वो कठिनाइयाँ, वो संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने किया था। तो सच में वो कहते हैं कि कर्जा चुक जाता है, लेकिन ऋण कभी चुका नहीं सकते हम किसी का। इस प्रकार का जो ऋण होता है, एहसानों का ऋण कभी चुका नहीं सकते। तो वो सब एहसान है हमारे ऊपर। तो उन एहसानों को पूरा करने के लिए हमें जितना अधिक हम काम कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो त्रिपाठी जी का बड़ा योगदान था, और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें वो लिखते हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कि मिलन में विदेशी शासन से देशोद्धार, पथिक में उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति, तथा स्वप्न में विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यंजित होता है। और प्राकृतिक सौंदर्य का उन्होंने बड़ा वर्णन किया अपनी कविताओं में। किसानों के जीवन का वर्णन करते हैं और मनुष्य की स्वतंत्र होने, मनुष्य के आज़ाद होने की बात लगातार अपनी कविता में करते हैं। क्या इन काव्यखंडों में देश, क्योंकि देखिए जिस समय की जो समस्या होती है, जाहिर सी बात है रचनाकार उसी को अपनी रचना में पहले डिफाइन करेगा। तो इनके सामने क्या था, इन काव्यखंडों में एक मुख्य विशेषता है कि इनमें देशोद्धार के लिए नवयुवकों का आह्वान किया गया है। क्योंकि
उस समय की सबसे बड़ी यही समस्या थी कि पहले हम कैसे मुल्क को आज़ाद कराएं। देश की आज़ादी का सवाल सबसे ऊपर सवाल था। इसलिए युवाओं से आग्रह करते हैं, युवाओं से आह्वान करते हैं कि तुम आओ, देश के लिए कुछ करो। और क्या कह रहे हो कि तुम अपने सुख के प्रबंध के हो न पूर्ण अधिकारी, ये मनुष्यता पर कलंक है प्रिय बंधु तुम्हारी। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये है उनकी चेतना त्रिपाठी जी की। त्रिपाठी जी कहते हैं कि अगर आप इस तरह से गुलामी रहने रहोगे तो फिर कैसे होगा। आपको इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और आप पशु नहीं इंसान है, इसलिए आपको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा, त्याग करना होगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तभी ये आज़ादी मिलेगी आपको। आप चाहते हैं कि मुफ्त में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ प्रकृति दे सकती है बस। इसलिए अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने को कुछ बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपको संघर्ष करना होता है। वो कुछ नए रातों की नींदें खोटी करनी पड़ती है, तभी जाके कुछ होता है। तो त्रिपाठी जी की कविताएं आप ज़रूर पढ़िए, सब इंटरनेट पर उपलब्ध है, बाज़ार में कविताएं किताबें उपलब्ध है उनकी। और उनसे आप इस चीज़ में अपने आप को इंस्पायर्ड कर सकते हैं। इंस्पायर्ड वाला कवि है। आप अपने जीवन की समस्याओं को सोल्व करने में भी उनसे कह सकते हैं कि बहुत सारे सूत्र वहाँ से ले सकते हैं। एक भीतर कॉन्फिडेंस डेवलप करने में इनकी कविताएं, और किस प्रकार से मनुष्य की ताकत क्या है, उसका उत्साह क्या हो सकता है, कैसे वो जीवन को एक नए रंग में, एक नए मोड़ में ले जा सकता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और प्लीज़ कमेंट भले कुछ भी लिखिए, आप मुझे गाली भी दीजिए, लेकिन दीजिए तो सही कम से कम कि तुम बहुत बेकार बोलते हो, तुम्हारी भाषा बहुत ख़राब है, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता है। तो हमारे जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, और खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए और मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत करेंगे तो जीवन में आनंद भी आएगा। आलस को छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। जल्दी उठना, घूमना फिरना, काम करना, कुछ न कुछ करते रहिए। हर दिन में कुछ न कुछ आउटपुट आना चाहिए। अगर हम हर दिन में कुछ न कुछ आउटपुट देते रहेंगे तो एक दिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। हमको हर दिन को अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण और जैसे हम ऐसे जीना है कि जैसे हमारे जीवन का आज आखिरी दिन है। फिर देखिए ज़िंदगी कैसे आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। हम्बल रहना है, प्रकृति के प्रति हमेशा ऋणी रहना है, अपने आसपास के लोगों के प्रति ऋणी रहना है और अपने काम को करते रहना है, निरंतर करते रहना है, बिना रुके करते रहना है और गिव अप नहीं करना। हार तो कभी मानना ही नहीं है। हेमिंगवे ने कहा ना कि मनुष्य को आप मार सकते हैं लेकिन उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब यही है कि उसके मन में वो उस भाव को आप नहीं बदल सकते जो उसके अंदर भाव है। उस भाव के साथ चलिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी और खूबसूरती और अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन का आनंद लीजिए।